हेलो बच्चों, कैसे हैं। माई सेल्फ अमन विश्वास और मैं आप सभी का घरी पाठशाला में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग यहाँ पे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है रेडॉक्स रिएक्शन। 10th के बच्चों के लिए बिल्कुल नया है। उनके लिए रेडॉक्स रिएक्शन को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम इजी तरीके से उनको समझाने की कोशिश करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसके अलावा हम लोग कुछ एलोक्सिएशन के कुछ ऐसे पोल को यहाँ पे कवर करेंगे जो कि 11th में आपको बताया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, तो रेडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली है क्या। रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन दोनों ही साथ साथ किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन में होता हुआ दिखाई देता हो। तो हम वो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, हम इसको डिफाइन करेंगे दो रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन take place simultaneously simultaneously। यहां पे दो टर्म हमको नया नया दिखाई देगा। एक है हमारे पास ऑक्सीडेशन और एक है हमारे पास रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन मतलब एंड रिडक्शन का मतलब क्या होता है, जब तक नहीं समझेंगे तब तक रेडॉक्स रिएक्शन नहीं समझ पाएंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का मतलब। ठीक है, ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जस्ट ऑपोजिट। मतलब अगर आपने ऑक्सीडेशन समझ लिया तो इसके जस्ट ऑपोजिट में आप समझ जाएंगे कि रिडक्शन। समझ में आ गया। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। दूसरा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, तीसरी अगर हम लोग बात करें तो देखो अब हम लोग थोड़ा सा हाई डेफिनेशन को देखने वाले। ये जो डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये जो है ये ओल्ड डेफिनेशन है। दिस इज ओल्ड डेफिनेशन, ओल्ड डेफिनेशन। ये क्या है, ओल्ड डेफिनेशन। ठीक है, ये ओल्ड डेफिनेशन है। तो ओल्ड डेफिनेशन है, तो अभी जो मॉडर्न डेफिनेशन है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आगे। तो थर्ड पॉइंट में मैं लिखूंगा एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। चौथा मैं लिखूंगा यहां पे, और यहां पे मैं थर्ड लिखूंगा, थर्ड रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, अब यहां पे अगर हम लोग बात करें फोर्थ जो है पॉइंट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहां पे मैं बात करूंगा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन
नंबर। पांचवा पॉइंट में लिखूंगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे मैं लिखूंगा फिफ्थ पॉइंट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये देखो इसमें सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट जो है, अगर आपने उस पॉइंट को समझ लिया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को बहुत इजीली समझ लिया। तो ये जो है बाकी जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये सब मॉडर्न डेफिनेशन के अंतर्गत आता है, और ये जो मैंने ऊपर में लिखा है ये क्या है, ओल्ड डेफिनेशन है। क्लियर है, एक एक करके हम लोग सभी पॉइंट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ एक नया टर्म आपको देखने को मिलेगा, ये आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, जो बच्चे 10th में है वो भी 9th में ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जो है सीख लेता है। अगर आपने नहीं सीखा है कोई बात नहीं, हम यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन नंबर, ये ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे ये भी नया चीज है, ये आपको जो है 11th क्लास में दिखाई पड़ता है ऑक्सीडेशन नंबर। इसको भी हम लोग इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली है क्या। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को सभी आप लोग जानते हैं, कोई भी एक एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तीन चीज हम लोग प्रेजेंट होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लेकर हम बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन यदि कोई एलिमेंट लॉस कर जाता है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, अगर कोई गेन कर लिया तो उसको हम बोलेंगे रिडक्शन। समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब क्या निकल के आता है। तो मैं इसको रब करता हूं और यहाँ पे ऊपर में वन बाय वन जो टर्म हमने यूज किया है उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिस इज a tendency, this is a tendency to attract shared pair of electron from their covalent bond। अब यहां पे देखो फिर से, ये एक टेंडेंसी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एक टेंडेंसी है। जैसे मान लो ये पेन कोई रखा हुआ है, ये जो है पेन कोई मार्कर पेन मैंने रखा हुआ है मान के चलते, ठीक है। अब कोई आएगा इस मार्कर को उसको छीनना है, अब वो कब छीन सकता है, जब मेरे से ज्यादा पावरफुल होगा, तो मेरे से क्या करेगा वो छीन के लेके चला जाएगा, छीन के लेके चला जाएगा तो मेरे पास एक पेन की कमी हो गई, मैंने एक पेन लूज कर गया और सामने वाले को एक पेन मिल गया, उसको प्रॉफिट हो गया, उसने एक पेन गेन कर लिया, तो उसका हो गया रिडक्शन, मेरा हो गया ऑक्सीडेशन। इसका मतलब क्या हुआ, वो टेंडेंसी जिसमें कि वो खींच के ले जाए, वो टेंडेंसी मतलब क्या होगा, उसके पास इतनी पावर है कि वो मेरे से ये पेन को खींच के ले जाए, तो वो पावर जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन को खींच ले उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो अगर आपको इसका जो है ऑर्डर समझना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हम कैसे पता करें, तो उसके लिए देखो आप पीरियोडिक टेबल हमारे पास जो होता है, ये देखो एक पीरियोडिक टेबल है। अब पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे ऐसे एलिमेंट्स होंगे आपके पास, ठीक है। ये हमारे पास हो गया पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें तो टोटल यहाँ पे ऐसे 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 इसको बोलते हैं ग्रुप, ये जो होता है ये एक ग्रुप है। तो टोटल कितने ग्रुप होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जब हम लेफ्ट मतलब ये वाले साइड से जब इस साइड में जाएंगे, लेफ्ट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है। जैसे मतलब अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे बोरोन होता है, यहाँ पे कार्बन होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन होता है, यहाँ ऑक्सीजन होता है, यहाँ फ्लोरीन होता है। तो यहाँ पे बोरोन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? कार्बन। कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से भी ज्यादा कौन होगा? फ्लोरीन। समझ में आ गया? मतलब क्लोरीन जो है ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींच के जा सकता है, लेके जा सकते हैं। ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। नाइट्रोजन जो है वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, एंड सो ऑन। अगर हम ऊपर से नीचे आए, ऊपर से नीचे आए, तो यहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिक्रीज। ठीक है, तो यहां पे जो है ऑर्डर अगर हम देखेंगे तो क्या होगा? बोरोन से ज्यादा कार्बन, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन, एंड देन फ्लोरीन। मतलब यहां से जैसे ही यहां पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, पीरियोडिक टेबल में जब ऊपर से नीचे आया जाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। मतलब यहां पे अगर हम बात करें, सपोज यहां पे लिथियम, ठीक है, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे पोटेशियम है, यहाँ पे रुबिडियम है, यहाँ पे सीजियम है, यहाँ पे फ्रांसियम। तो फ्रांसियम की बात तो नहीं करेंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर ऑर्डर बनाए तो लिथियम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम। समझ में आ गया? तो सीजियम जो होता है लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा पूरे पीरियोडिक टेबल में। सीजियम is least electronegative element in periodic table। वैसे ही यहाँ पे फ्लोरीन जो होता है सबसे ज्यादा, खुद देखो यहां से जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। ऊपर से नीचे जाएंगे तो फिर घटेगा। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारा फ्लोरीन होता है। तो यहां पे लिखेंगे क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। अब खुद समझो भाई, अभी इसको एक रिएक्शन के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कुछ हाइड्रोजन होगा। अब ये हाइड्रोजन को लेके हम बात करते हैं। हाइड्रोजन जो होता है, जितने भी मेटल होते हैं उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जबकि अगर हम बात करें तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। थर्ड पॉइंट मैं यहाँ पे लिखूंगा, थर्ड। इसको अपने माइंड में सेट करके रखना है आप लोगों को। थर्ड पॉइंट जो होगा हमारे पास, हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नॉन मेटल। नॉन मेटल and more electronegative than metal। अब यहां पे देखो फिर से एक नया बात आ गया, हम मेटल को कैसे पहचाने, नॉन मेटल को कैसे पहचाने। तो यहाँ पे देखो नॉन मेटल जो होंगे आपके, जो ये पीरियोडिक टेबल है इसमें जितने भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा, इस लास्ट की तरफ जो 6 ग्रुप है, इस 6 ग्रुप में जो होते हैं यहाँ पे आपको दिखाई देगा कुछ ऐसा सीढ़ी टाइप का जो है कुछ बना होगा ऐसा। ऐसा सीढ़ी टाइप का कुछ बना होगा। तो सीढ़ी के ऊपर वाले जितने भी होते हैं
ये क्वेश्चन जो होते हैं, ये जो होते हैं सभी के सभी नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल। और इसके अलावा जितने भी होंगे सभी के सभी क्या होंगे, मेटल्स होते हैं, मेटल। समझ में आ गया। तो गिने चुने हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, कार्बन से स्टार्ट होता है और यहाँ पे क्लोरीन तक के जो ग्रुप है, यहाँ पे आपको जो है कुछ सीढ़ी टाइप के जो है वो आपको दिखाई देगा। पीरियोडिक टेबल जब आप देखोगे तो उसमें सीढ़ी टाइप का कुछ दिखाई देगा। सीढ़ी के ऊपर क्लोरीन वाले साइड में अगर देखेंगे तो सभी के सभी जो होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। अब उसके अलावा बाकी जितने भी होते हैं सब के सब क्या होते हैं, मेटल होते हैं। तो यहां से हमको समझ में आ जाता है कि हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नॉन मेटल एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मेटल। ठीक है, तो कुछ ही को याद रखना है अपने को। किसको किसको याद रखेंगे, एक हमारे नॉन मेटल में हम लोग याद रखेंगे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फॉस्फोरस, इतने को ही आपको याद रखना है कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फॉस्फोरस, इतने जो होते हैं नॉन मेटल जो है आपको दिखाई देंगे। जब हम देखेंगे ना कोई भी रिएक्शन तो इतने ही एलिमेंट जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ अटैच होंगे। और हर जब भी हाइड्रोजन के साथ अटैच होंगे तो हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, बिकॉज हाइड्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब उसमें से इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन जाने के बाद पॉजिटिव चार्ज अपियर होता है। ठीक है, इतनी बातें हमको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं एग्जाम्पल। यहां पे देखते हैं एन ए प्लस O2 gives you Na2O। ये कुछ हमारे पास एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखो सोडियम जो है वो क्या होता है, सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में कंपेयर करो, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और हु इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आप देखेंगे कि सोडियम और ऑक्सीजन दोनों में सोडियम जो होता है Na जो होता है इज लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव देन ऑक्सीजन। तो यहां पे क्या होगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लूज करना मतलब ऑक्सीडाइज हो जाना, ऑक्सीडेशन हो जाना। तो यहां पे सोडियम का ऑक्सीडेशन हो जाएगा एंड ऑक्सीजन का रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन ने क्या किया, सोडियम से इलेक्ट्रॉन खींच लिया। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहां पे सोडियम का यहां पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीजन का ही यहां पे क्या हो गया, रिडक्शन। समझ में आ गया। तो यहां पे अगर देखेंगे इसको बैलेंस कर लीजिए अगर मन हो तो, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझने के लिए इतना काफी है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है उसने सोडियम से इलेक्ट्रॉन खींच लिया। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास आता है एडिशन। यहां पे देखो एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसका देखो ऐड जो है ना यहाँ पे ऑक्सीजन, और यही हमारा पुराना डेफिनेशन भी है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है यहां पे प्रेजेंट है, देखो यहां पे, तो ये सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो ओल्ड डेफिनेशन में क्या बोला गया है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो वो सभी पे लागू नहीं होता। देखो अगर क्लोरीन के साथ में करूंगा तो ये डेफिनेशन गलत हो जाता है, इसलिए मैंने बोला कि वो ओल्ड डेफिनेशन है। ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम लोग समझते हैं अगला। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने खत्म कर लिया। यहां पे देखो ऑक्सीडेशन नंबर बोला गया है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर सिंपली किसी भी कंबाइंड स्टेट में कोई एलिमेंट है तो उसका जो चार्ज अपियर होता है उसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम लोग H2 प्लस O2 gives you H2।
H2O2 और H2O। तो कंबाइंड स्टेट कौन सा है? कंबाइंड स्टेट ये है, कंबाइंड स्टेट। अब कंबाइंड स्टेट में उसके ऊपर जो चार्ज अपियर होगा उसी को हम बोलेंगे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का एक तरीका है, HOH हम ले लेते हैं। ऐसे कुछ H2O का जो होगा स्ट्रक्चर ऐसा होगा। अब यहाँ की अगर हम बात करें तो एक बॉन्ड को आपको फॉलो करना है, एक बॉन्ड। यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर -1 चार्ज लिख देंगे और जो लेस होगा उसके ऊपर +1 लिख देंगे। ये बॉन्ड का हमने लिख लिया। अब ये वाले बॉन्ड को देखेंगे भैया, इसके ऊपर आ जाएगा -1। इस बॉन्ड के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1। तो इस वाले हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, इस वाले हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ये वाले ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 -2। ये हो गया हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इंक्रीज करे तो भी हम बोलते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हो गया। एग्जांपल के साथ समझते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने का भी मेथड मैं आपको बताऊंगा। अभी देखो एक एग्जांपल, FeCl3 प्लस SnCl2 it gives FeCl2 प्लस SnCl4। तो मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने वाला हूं पहले, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो है +2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1, इसका जो है +2 -1 एंड यहाँ पे हो गया +4 -1, ठीक है। आप लोग यहाँ पे समझ में आ गया, ये ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है FeCl SN, तीनों के बीच में आपको कंपेयर करना है। तो यहाँ पे देखो बिफोर रिएक्शन और यहाँ पे है आफ्टर रिएक्शन और यहाँ पे मैंने लिखा चेंज, यहाँ पे मैंने लिखा चेंजेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो Fe कितना है +3, ये देखो +3 मैंने यहाँ पे लिख दिया। आफ्टर रिएक्शन देखेंगे तो यहाँ पे +2, ये +2 को मैंने लिख दिया। क्लोरीन का देखो यहाँ पे एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, दोनों ही जगह पे हमको -1 लिखा है, इसलिए अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे -1 लिखा, आफ्टर रिएक्शन भी देखो आपको -1 ही दिखाई देगा, तो -1। चेन को देखो, पहले यहाँ पे +2 था, मैंने लिखा +2, यहाँ पे अगर देखेंगे +4, ये +4 तो +4। अब यहाँ पे देखेंगे चेंजेस क्या है, कहाँ चेंज, यहाँ पे नो चेंज, तो यहाँ पे तो लिखेंगे नो चेंज, कोई चेंज नहीं। चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे डिक्रीज बाय 1, डिक्रीज बाय 1। यहाँ पे देखेंगे तो इंक्रीज बाय 2, इंक्रीज बाय 2। तो यहाँ पे आप लोग अगर ध्यान से देखोगे, गौर से देखोगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे नो चेंज। तो कुछ ना कुछ जो भी रेडॉक्स हुआ है, मतलब रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, वो Fe और Sn से ही हुआ है। मतलब जहां पे डिक्रीज होता है, डिक्रीज होने का मतलब रिड्यूस हो जाना, कम हो जाना, मतलब रिडक्शन, और इसका मतलब है ऑक्सीडेशन। इंक्रीज हो जाना मतलब ऑक्सीडेशन, समझ में आ गया। तो यहाँ पे इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको मैं रब करता हूं, यहां पे ध्यान से देखेंगे भाई। अब देखो यहाँ पे FeCl3 प्लस SnCl2, FeCl2 प्लस SnCl4, बैलेंस कर लेते चलो, लगे हाथ बैलेंस भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे
तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं, 2FeCl3 2FeCl2, तो यहाँ पे हो गया 6 और यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 7 8 4 4 8 बैलेंस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप क्या बोलोगे, ये हो गया हमारा, इसका क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, रिडक्शन हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे रिडक्शन। ये देखो ये जो है हो गया हमारा ऑक्सीडेशन, ये हो गया ऑक्सीडेशन। और इसको लिखने के लिए बढ़िया सजा के अगर लिखना है तो हम लिखेंगे FeCl3 reduces to FeCl2 FeCl2, और यहां पे SnCl2 ऑक्सीडाइजेज टू SnCl, ऑक्सीडाइजेज टू SnCl। तो यहाँ पे ये स्टेट जो है वो हमको पता होना चाहिए, समझ में आ गया। तो इसके लिए कुछ रूल्स हमारे पास होते हैं, ऑक्सीडेशन, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अगर ये मेरे को पता है तो मैं किसी भी रिएक्शन का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पता कर सकता हूं। ठीक है, चलो अब अगला एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। ZnO प्लस C gives you Zn प्लस CO2। यहां पे इसको 2 कर लेते हैं, यहां पे 2 कर लेते हैं, हो गया बैलेंस। अब यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे, इसके पास जो होता है +2 होता है, इसके पास -2 होता है, इसके पास 0 होता है, इसके पास 0 होता है, इसके पास जो है हमारे पास +4 होगा और इसके पास जो होगा -2 होगा। अब फिर से आप क्या करो, कंपेयर करो, यहाँ पे Zn लिखो, ऑक्सीजन लिखो, कार्बन लिखो, Zn बिफोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन, Zn बिफोर रिएक्शन +2 आफ्टर रिएक्शन 0, ऑक्सीजन का पहले -2 बाद में भी -2, कार्बन पहले 0 और बाद में हो गया +4। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ये डिक्रीज हुआ है, मतलब इक्वल टू रिडक्शन। यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको ऐसा लिखेंगे, देखो ये ZnO जो है वो रिड्यूस हुआ है Zn में, तो यहां पे हो जाएगा रिडक्शन, और यहां पे जो है ये ऑक्सीडाइज हुआ है, तो इसको लिखेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया। और बढ़िया से फिर हम सजा के लिखेंगे ZnO reduces to Zn, C is oxidizes to CO2। ये हमारे पास हो। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम लोग अगला चलते हैं, जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन। तो पहला हमारे पास है H2S प्लस Cl2 gives you HCl प्लस L। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सभी चीज को हम लागू करके देखेंगे, ध्यान से देखना। क्या ये पूरे रिएक्शन में आपको कहीं ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे भाई, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ हो तो वो क्या होता है, +1 स्टेट में होता है। तो यहाँ पे देखो नॉन मेटल के साथ है तो ये +1 होगा,
अब यहाँ पे आप क्या करना है, ये जो चार्ज आपको दिखाई दिया और यहाँ पे जो हमारे पास दिखाई दे रहा है 2, मतलब इस कौन को क्या करना है 2 × 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो इतना ही चार्ज आपको क्या होगा, इसके ऊपर होगा -2। समझ में आ गया, क्लियर है। अब यहाँ पे होगा 0। अब ये 0 कैसे हुआ वो मैं आपको डिस्कस करूंगा जब हम लोग देखेंगे कि हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे होगा +1, यहाँ पे होगा -1, यहाँ पे होगा 0। अब यहाँ पे देखो, आप लोग खुद समझो किसका हुआ है ऑक्सीडेशन, किसका हुआ है रिडक्शन, किसका हुआ। तो देखो इसका इसका हुआ है रिडक्शन, इसका हुआ है ऑक्सीडेशन, क्लियर है। इसका हो गया ऑक्सीडेशन क्योंकि इसमें क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है, माइनस से वो प्लस की ओर गया है, यहाँ पे 0 से माइनस में गया है, कम हो गया, रिड्यूस हो गया, रिडक्शन। तो यहाँ पे हम बोलेंगे H2S इज ऑक्सीडाइज टू H and Cl2 is reduced to HCl। समझ में आ गया। चलो इतना तो हमने सीख लिया। अब हम लोग को क्या करना है, सभी जो मैंने डेफिनेशन लिखा है क्या इसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, यहाँ पे मैंने बोला था कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो कहीं यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। पहले देखो सल्फर के साथ हाइड्रोजन था, लेकिन बाद में सल्फर के साथ हाइड्रोजन नहीं है, दैट मीन्स इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया। क्लोरीन में देखो पहले कोई हाइड्रोजन नहीं था, लेकिन बाद में हाइड्रोजन आ गया, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, तो इसका रिडक्शन हो गया। तो दोनों ही तरीके से आप इसको देख सकते हो, समझ में आ गया। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहां पे ना हाइड्रोजन होगा ना ही ऑक्सीजन होगा, तो उस केस में हमको मॉडर्न डेफिनेशन का यूज करना होता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग समझना था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, दोज which oxidize other species, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करवा दे उसे हम क्या बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन होता है दोज which reduces is oxidizing agent, those which reduces is oxidizing agent। तो यहाँ पे रिड्यूस कौन हो रहा है, तो Cl2 जो है वो रिड्यूस हो रहा है। मतलब इन द above case, in the above case Cl2 is oxidizing agent, क्योंकि Cl2 जो है वो क्या हो रहा है वो रिड्यूस हो रहा है, जो रिड्यूस होता है वो क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। आगे बढ़े, अब हम लोग देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। जस्ट ऐसा ही होगा, रिड्यूसिंग एजेंट भी ऐसा ही होगा, दोज which reduces other species in, और हम लोग बोल सकते हैं those which oxidize is reducing agent। In the above case कौन है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है H2S का। तो H2S क्या है, ये जो है रिड्यूसिंग एजेंट है। इन द अबव केस H2S इज रिड्यूसिंग
एजेंट। समझ में आ गया? आई होप आप लोगों को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट समझ में आ गया होगा। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, सर्टेन रूल्स होते हैं। ठीक है, पहला जो है रूल, एलिमेंट इन देयर फ्री स्टेट इज ऑलवेज बी जीरो। एलिमेंट इन देयर फ्री स्टेट इज ऑलवेज बी जीरो। तो इसके लिए हम लोग अगर बात करें तो जैसे O2 ऑक्सीजन, ये फ्री स्टेट में आपको क्या मिलता है? ऑक्सीजन किस फॉर्म में मिलता है? O2 के फॉर्म में मिलता है। तो इसका जो होगा वैल्यू जीरो होगा, इज इक्वल टू जीरो, Cl2 इक्वल टू जीरो, F2 इक्वल टू जीरो, H2 इक्वल टू जीरो, इसके अलावा Na इक्वल टू जीरो, Mg इक्वल टू जीरो। खास बात क्या है यहाँ पे, अगर सभी को आप देखोगे तो इसमें केवल एक ही तरह का एटम है। यहाँ पे सभी को अगर आप गौर करोगे तो सब में आपको केवल एक ही तरीके का एटम दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं यहाँ पे F2 लेता हूँ तो यहाँ पे दोनों के दोनों एटम जो है वो F के हैं। क्लोरीन का लेंगे तो दोनों के दोनों एटम जो है क्लोरीन के हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल ओवर इसका जो चार्ज होगा उसको जीरो बोलेंगे, इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। यहाँ पे अगर Na लिखे, Na का एक एटम है, ओनली वन एटम ऑफ Na इज प्रेजेंट। तो कौन सा एटम है? अकेला Na ही है, सिंगल, एक ही तरीके का है, एक ही टाइप का जब होता है तो यहाँ पे क्या होगा? जीरो। ठीक है, तो एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। C plus O2 gives you CO2, सिंपल सा रेडॉक्स रिएक्शन। कार्बन का क्या होगा यहाँ पे? जीरो, क्योंकि यहाँ पे कार्बन अकेला है। ऑक्सीजन यहाँ पे देखो अकेला है, जीरो। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कार्बन ना ही जीरो है ना ही ऑक्सीजन जीरो है, क्योंकि ये कंबाइंड स्टेट है, ये फ्री स्टेट है, ये कंबाइंड स्टेट। तो ये कंबाइंड स्टेट में कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव +2 और इसके ऊपर होगा -2। अब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो कार्बन का जो है एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कार्बन का जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कार्बन ऑक्सीडाइजेस टू CO2, O2 reduces टू CO2। बस इतना ही लिखना होता है हमको। चलो ये हमारे पास समझ में आ चुका है। पहला मैंने यहाँ पे बता चुका है, एलिमेंट्स इन देयर फ्री स्टेट इज ऑलवेज बी जीरो। नेक्स्ट आगे जो है मेटल, एल्कली मेटल्स हम लोग बोलेंगे, एल्कली मेटल। ठीक है, क्या होता है एल्कली मेटल्स? मैं बताता हूं। एल्कली मेटल सच है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम इक्वल टू +1। इनके ऊपर मेटल जो भी यहाँ पे एल्कली मेटल मैंने लिखा है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सभी के सभी होते हैं एल्कली मेटल्स होते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल स्टडी एस ब्लॉक एलिमेंट्स में होता है। आप लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे इस चीज को। एल्कली मेटल्स जो होते हैं ये सभी एल्कली मेटल्स कहलाते हैं। इनके ऊपर जब भी कंबाइंड स्टेट की बात करें, कंबाइंड स्टेट, फ्री स्टेट नॉट फ्री स्टेट, इट्स कंबाइंड स्टेट। तो कंबाइंड स्टेट में ये जो होते हैं इनके ऊपर जो चार्ज आता है ऑलवेज +1। जैसे मान लो ये कंबाइंड स्टेट है, NaCl, सोडियम कंबाइंड स्टेट में है +1, Na2SO4 कंबाइंड स्टेट, इसके ऊपर +1, Na2CO3 कंबाइंड स्टेट, इसके ऊपर +1, NaH कंबाइंड स्टेट +1,
जहां पे भी कंबाइंड स्टेट दिखेगा उसको +1 दे देना है, आपको कुछ नहीं करना। KOH +1, सबको +1 देते जाना है बस, इसका हमेशा फिक्स होता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, सबको बस +1 दे देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो होता है एल्कली अर्थ मेटल सच एज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम इक्वल टू +2, इनका सभी का सभी का क्या होगा +2 होगा। जैसे मान लेते हैं MgO, तो इसके ऊपर +2 लिख देना भाई चुपचाप, कुछ दिक्कत नहीं है। MgSO4 +2 लिख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। BaSO4 +2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। वैसे ही BaOH +2 लिख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनका तो फिक्स है, +2 ही होना, इतने एलिमेंट को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए देखो लाइन भी हमने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है, पहले ये बहुत फेमस लाइन है, लीना को रब से, लीना को रब से पर्याय ट्रांसियम तब पर्याय, तो ये सभी के सभी का जो होता है +1 होता है। ली ना को रब से पर्याय पर्याय, ये सभी के सभी +1 स्टेट में ही होंगे, नो फिकर, कोई दिक्कत नहीं। चलो बी मतलब होगा बेटा, Mg जो होता है वो होता है मांगे, Ca मतलब होता है कार, बेटा मांगे कार, और Ba बाप, RA राजी, बेटा मांगे कार, बाप राजी, कार स्कूटर भी होता है, SR ये स्कूटर भी होता है। ठीक है, तो इतना सारा हमको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना। ठीक है, तो सभी के सभी जो होते हैं +2 होता है। ठीक है, चलिए कितना हमको समझ में आ चुका है। चौथा पॉइंट, व्हेन हाइड्रोजन कंबाइन विथ मेटल इज इक्वल टू -1। हाइड्रोजन की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे, हाइड्रोजन जब किसी भी मेटल से कंबाइन हो तो उसके ऊपर जो चार्ज लगा देंगे चुपचाप हम लोग -1। जैसे मान लो KHNaH, तो यहाँ पे +1, तो इसके ऊपर -1, +1 तो इसके ऊपर -1, क्योंकि ऑल ओवर चार्ज हमको क्या करना होता है 0 लगाना होता है। इसके ऊपर प्लस होगा तो इसके ऊपर माइनस होगा, तभी तो 0 होगा, +1 -1। ठीक है, चलो व्हेन हाइड्रोजन अटैच टू नॉन मेटल इज इक्वल टू +1। जब भी हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल के साथ जुड़ा हो, जितने भी नॉन मेटल मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए हैं, वो उसके साथ अगर जुड़ा होगा तो उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा प्लस। जैसे एग्जांपल के लिए HCl, तो उसके ऊपर -1 आएगा और इसके ऊपर +1। ठीक है, तो जितने भी नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो सभी में +1 होगा। क्लियर है। पांचवा पॉइंट, ऑक्सीजन ऑलवेज -2 except in peroxide / superoxide and with chlorine।
क्लोरीन। ठीक है, ऑक्सीजन ऑलवेज -2, हमेशा ही ऑक्सीजन -2 होगा, लेकिन केवल इन कंडीशन पे उसके ऊपर -2 नहीं होगा। एक हो गया आपका पेरोक्साइड, एक सुपर ऑक्साइड, और एक हो गया फ्लोरीन। अगर कहीं पे फ्लोरीन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन के ऊपर +1 आता है विथ फ्लोरीन। यहां पे हम लिखेंगे विथ फ्लोरीन ऑक्सीजन इज इक्वल टू +1 इन पर ऑक्साइड ऑक्सीजन इज इक्वल टू -1। पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन जो होते हैं -1 होते हैं। इन सुपर ऑक्साइड ऑक्सीजन इज इक्वल टू -1/2। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन कितने होंगे? -1/2। तो पेरोक्साइड क्या होता है? जैसे मान लेते हैं HOOH, ये क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास पेरोक्साइड। इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है? एक लिंकेज होता है। ठीक है, तो जितने भी ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़े होंगे, आपस में जुड़े होंगे, तो इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। लेकिन इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? +1, यहाँ पे -1। इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? +1 -1। तो इस ऑक्सीजन को देखो, इस ऑक्सीजन को देखो, ये हाइड्रोजन को देखो, ये हाइड्रोजन को देखो, तो यहाँ पे आता है हाइड्रोजन इक्वल टू +1, ऑक्सीजन इक्वल टू -1। तो पेरोक्साइड जब भी होता है तो उसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर -1 आता है। सुपर ऑक्साइड की बात करें तो जैसे हो गया हमारे पास KO2, ये सुपर ऑक्साइड है। ठीक है, तो K के ऊपर कितना चार्ज है? +1, और +1 चार्ज को दो ऑक्सीजन ने आधा आधा बांट दिया, तो कितना होगा? हाफ होगा। तो इसके ऊपर क्या होगा? -1/2। समझ में आ गया? तो इसके ऊपर -1/2। चलिए, ये आपने ऑक्सीजन वाला समझ लिया। एंड क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब Cl, Br और I ऑलवेज -1 एक्सेप्ट विथ क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, जैसे कि अगर मान लेते हैं, एक एग्जांपल के साथ देखते हैं, OCl। ठीक है, तो HOCl में क्या होगा? यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देख लो, H, ये Cl है, और ये जो होता है ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन जो है किसके साथ? एक नॉन मेटल के साथ जुड़ा है, तो +1। ऑक्सीजन केवल और केवल यही 3 कंडीशन में अलग होता है, इसके अलावा बाकी सभी में क्या होगा? -2। तो ये तो -2 पे x हो गया, तो इन दोनों को देखेंगे तो कितना हो गया? -2 +1, तो ये क्या हो गया? -2 +1 +x इक्वल टू 0। अच्छा, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये तो मैं बताया ही नहीं, चलो बाद में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अभी इसको मान के चलो, यहाँ पे कितना होगा? +1। समझ में आ गया? क्लियर है? नहीं है क्लियर? बिल्कुल क्लियर नहीं है। चलो इसको देख लेते हैं पूरा कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, इन कंपाउंड, क्या बोला मैंने? इन ए कंपाउंड ऑल द चार्जेस ऑफ एटम, या हम बोलेंगे सम ऑफ ऑल द चार्जेस ऑफ एटम इज इक्वल टू 0 इन ए न्यूट्रल कंपाउंड। लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, इन ए न्यूट्रल कंपाउंड, इन ए न्यूट्रल कंपाउंड सम ऑफ चार्जेस of all atoms
इज इक्वल टू 0। एक न्यूट्रल, अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड। तो इसमें जितने भी एटम्स प्रेजेंट है, कितने एटम्स प्रेजेंट है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और क्लोरीन है। तो इसके जितने भी चार्जेस हैं उनको हम जब ऐड करेंगे तो उसका सम जो होगा वो क्या होगा? इक्वल टू 0 होगा। तो अब इसी को जो है मैं इसको रब करता हूं, इतना मैंने लिख लिया आपने। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे HOCl, HOCl। अब इक्वल टू क्या होगा? 0। सभी का सम करेंगे तो क्या होगा? 0। हाइड्रोजन के कितने एटम है? 1। और इसका चार्ज कितना है? 1। चलो ऑक्सीजन के कितने एटम है? फिर प्लस लगाएंगे। देखो भाई यहाँ पे इसको प्लस प्लस, तो फिर यहाँ प्लस किए। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 1 एटम। ठीक, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन का चार्ज कितना है? सॉरी, इनटू -2, फिर प्लस क्लोरीन कितने एटम है? 1 इनटू कितने चार्ज है पता नहीं भाई, ये तो कैलकुलेट करना है हमको। x इक्वल टू 0, तो 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 प्लस x इक्वल टू 0 और 1 माइनस 2 इक्वल टू -1 प्लस x इक्वल टू 0 और x जब 1 इधर जाएगा तो क्या होगा? +1 हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस। तो यहाँ पे देखो -1 तब होता है जब क्लोरीन या ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, लेकिन इसके अलावा जब भी किसी के साथ जुड़ेगा तो क्या होगा? इसके ऊपर -1 होगा। ये है, चलिए इतनी बातें हो गई। सातवां लास्ट पॉइंट है भैया, लास्ट पॉइंट है ऑक्सीडेशन स्टेट। आखिरी पॉइंट है ऑक्सीडेशन स्टेट नेवर एक्सीड। ऑक्सीडेशन स्टेट नेवर एक्सीड the outermost state then outermost या हम लोग बोल सकते स्टेट देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन स्टेट नेवर एक्सीड देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ये हमारे पास एक एटम है, ये लास्ट वाला शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाले शेल में, आपने पढ़ा होगा ना KL, तो ये L शेल है, L में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो, मैक्सिमम +3 जा सकता है, उसके आगे नहीं जा सकता। अगर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये +4 तक हो सकता है। ठीक है, +4। ऑक्सीडेशन स्टेट नेवर एक्सीड देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन cannot gain more than their vacant space। देखो इसको ऑर्बिटल वगैरह सब बोलते हैं, लेकिन अभी 10th लेवल में, इसलिए मैं यहाँ पे वैकेंट स्पेस का यूज किया हूँ। इसका मतलब क्या है? एक एटम के पास भी इलेक्ट्रॉन रखने के लिए कुछ ना कुछ जगह होगा। अब जैसे मैंने क्या बोला कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, अब रिडक्शन जहां पे होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन तो गेन होगा ही होगा, लेकिन कितना वो गेन कर सकता है? जितना उसके पास जगह होगा उतना ही गेन करेगा। तो ये सारी बातें जो है आप लोग 11th में जाके पढ़ेंगे,
उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मेन तो यहाँ पे जो है ये सभी जो है इतना ही जो मैंने अभी तक बताया 6 पॉइंट तक, इतना ही आप रिमेंबर रखिए, आपको हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ सवाल जो हमसे बार बार पूछा जाता है, क्वेश्चन किया जाता है और हम बार बार कंफ्यूज होते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मेरे पास क्वेश्चन है, सी यू फाइंड which is oxidized and which is reduces ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास CuO प्लस H2 gives you Cu प्लस H2। तो यहाँ पे हम लोग फटाफट देखेंगे, कॉपर का हमको पता नहीं है, ऑक्सीजन का लेकिन पता है, ऑक्सीजन का कितना होता है -2। अब देखो Cu और ये ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का हमको पता है -2 और कॉपर का हमको पता है X। अब यहाँ पे कितने एटम है, 1 इंटू एक्स प्लस, अब -2 कितने एटम है इंटू 1 इक्वल टू 0, तो 1 इंटू एक्स प्लस 2 1 जा 2 -2 इक्वल टू 0 और x -2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू +2। तो यहां से मैंने फाइंड कर लिया कॉपर इक्वल टू +2, कॉपर इक्वल टू +2। और यहाँ पे हाइड्रोजन अपने फ्री स्टेट में है तो 0 और कॉपर यहाँ पे फ्री स्टेट में है तो 0। और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का +1 होता है, इसका -2 होता है, मैंने आपको बताया अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। अब यहाँ पे देखो चेंज किसका हो रहा है, चेंज यहां से हमको यहां दिखाई दिया और चेंज कहां दिखाई दे रहा है, यहां से हमको यहां दिखाई दे रहा है। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो, प्लस से 0 की तरफ कम हो रहा है, मतलब यहाँ पे रिडक्शन। और यहाँ पे देखो 0 से प्लस हो गया, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर, आंसर क्या है, which is oxidized, तो Cu oxidized, CuO oxidized to Cu and H2 is Cu, sorry, तो यहां पे क्या होगा, CuO is reduces to Cu and H2 is oxidizes to H2O। देखो हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये पहला सवाल। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, FeS प्लस CuSO4 aqueous gives you FeSO4 प्लस 3U। तो यहाँ पे आगे देखेंगे Fe0, क्यों, क्योंकि Fe अकेला है, देखो यहाँ पे Fe अकेला है, सिंगल एटम, तो 0। अब यहाँ पे देखो CuSO4 कंबाइंड स्टेट में, CuSO4 कंबाइंड स्टेट में। अब इसको कैसे कैलकुलेट करें, चलो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो इतना आपको याद रखना है कि SO4 के ऊपर -2 चार्ज होता है, ये आपको याद रखना है। SO4 के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2। ठीक है, क्लियर है। वैसे ही जो है NO3 के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज, NO3 के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है। वैसे ही जो है OH के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है। वैसे ही जो है PO4 के ऊपर कितना चार्ज होता है, -3 होता है। तो ये सब जो है तो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है, इतना कम से कम आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो SO3 के ऊपर, SO4 के ऊपर कितना चार्ज, इसके ऊपर जो है चार्ज है 2 -2, तो यहाँ पे इसको हम ले लेंगे X प्लस SO4 -2 चार्ज है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, -2। और कितने SO4 है, एक ही है, तो हम यहाँ पे इंटू 1 कर देंगे इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा X और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 इक्वल टू 0 एंड X इक्वल टू +2। तो यहाँ पे जो है X क्या निकल के आ गया, +2। ऑब्वियसली -2 है तो इसका जस्ट ऑपोजिट ही होगा, +2 ही होगा। ठीक है,
यहाँ पे देखो -2 पे ये क्या हो जाएगा +2, ये -2 है, ये 0 हो गया। अब यहाँ पे चेंजेस को देखो क्या क्या कहाँ चेंज हुआ है, ये 0 से लेके ये +2 में कन्वर्ट हुआ है, और ये +2 से लेके 0 में कन्वर्ट हुआ है। चलिए अब यहाँ पे बढ़ा कौन, इसका स्टेट बढ़ गया, Fe का जो है 0 से +2 हुआ, मतलब इंक्रीज हुआ है, मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। Cu जो है उसका क्या हुआ है, रिडक्शन। अब यहाँ पे अगर मान लो कुछ पूछा होता ऑल्सो, या हमको ऐसा कुछ पूछा होता विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फाइंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फाइंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पे देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। Fe इज ऑक्सीडाइजिंग, तो Fe इज रिड्यूसिंग एजेंट, CuSO4 is reducing, so CuSO4 is oxidizing agent। बात समझ में आ गया, चलिए वेरी गुड। अगला सवाल देख लेते हैं, Pb प्लस PbO2, Pb प्लस PbO2 2H2SO4 2Pb 2H2। अब यहां पे देखो भाई, ये जो सामने लिखा है उसको मैं रब कर देता हूं, इसको ज्यादा जरूरत है नहीं यहाँ पे, तो मैं इसको हटा दिया। अब देखो यहाँ पे Pb का 0 होगा, यहाँ पे देखो O2 है, तो अब इसको कैलकुलेट करना, Pb कितना होगा उसको कैलकुलेट करना, कैसे करूंगा, तो देखो PbO2 इक्वल टू 0, तो Pb प्लस O2 जो है उसको लिखेंगे 2 इंटू O इक्वल टू 0। अब Pb कितना है वो तो पता नहीं है, तो उसको x मान लेंगे, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो 2 इंटू -2 इक्वल टू 0, और x प्लस 2 टू 4 -4 इक्वल टू 0, और x -4 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू +4, तो Pb इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे +4, ऑक्सीजन -2, ठीक। अब यहाँ पे देखो H2SO4, तो H2SO4 में तो मैं आपको बता चुका हूं ये +1 होगा, SO4 का अभी जैसे हमने देखा था -2 होता है, ठीक है। अब PbSO4, SO4 का -2 तो इसका ऑब्वियसली +2 होगा, और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे +1 -2। चलो अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है उसको देखो, ये अब देखो क्या हुआ, ये यहीं पे आके खत्म हो रहा है, ये यहीं पे आके खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये दिस प्रपोर्शन रिएक्शन, जब दिस प्रपोर्शन रिएक्शन जो होता है, जब when same element oxidize, and same element oxidizes as well as reduces, then it's called this proportion रिएक्शन। तो यहाँ पे डिस्प्रपोर्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, मतलब सेम एलिमेंट, देखो यहाँ पे Pb में ही चेंज था, यहाँ पे Pb में ही चेंज है। अगर चेंज को आप ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे ध्यान से, Pb+4 से Pb+2 गया, Pb0 से Pb+2 गया, तो मतलब सेम एलिमेंट का हो रहा है, मतलब यहाँ पे डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन है। तो यहाँ पे देखो 0 से +2 मतलब इंक्रीज हुआ, मतलब ऑक्सीडेशन, +4 से +2 माइनस हुआ, डिक्रीज हुआ, मतलब यहाँ पे रिडक्शन, ठीक।
अब यहां पे लिखेंगे पीबी इज ऑक्सीडाइजेज टू PbSO4, तो Pb is reducing agent, अच्छा, तो यहां पे PbO2 is reduces to PbSO4, so PbO2 is oxidizing agent। समझ में आ गया? तो ऐसे ही सवाल हमको पूछे जाते हैं कि कौन सा जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। फाइंड करने के लिए 10th के लेवल तक बस इतना ही पूछा जाता है। 11th में जाएंगे तो इससे भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। उसके लिए मैं एक सेपरेट जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा 11th के स्टूडेंट के लिए। अगर 11th के स्टूडेंट अगर ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो इससे भी ज्यादा है, केवल इतने में खुश मत होइए, इससे भी ज्यादा है, ठीक है। तो 10th के लेवल तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आपका जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो अब हम लोग का जो है ये क्लास ओवर करते हैं। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कोरोजन एंड रेंसिडिटी क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा जो है पहला चैप्टर जो होता है एनसीईआरटी बुक का, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर जो दिए हुए हैं, क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो ओके, बाय, टाटा, गुड नाइट, पढ़ते रहिए, बाय।